नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान ज्योग्राफी की 50वीं क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और इस कारवे को ऐसे ही आगे लेकर चलना है। आज नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपन। इससे पहले पढ़ा है अपन ने उद्योग। 5 क्लासों में उद्योग बहुत अच्छी तरीके से अपन ने पूरा पढ़ लिया है और आज नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है राजस्थान पर्यटन। पर्यटन से संबंधित प्रश्न भी बहुत ज्यादा बनते हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं से लिंक करता ही है। पूरे राजस्थान में कहीं ना कोई पर्यटक स्थल है ही और हर सरकार का जो है ध्यान इस पे रहता है ना। तो कहीं ना कहीं से प्रश्न बनते ही हैं पर्यटन। तो अपन 2 क्लास में लगभग पूरी करेंगे। अगर ज्यादा मैटर लगा तो फिर अपन 3 क्लास में भी हो सकता है पूरी करें। कोशिश मेरी यही रहेगी कि 2 क्लास में पूरी हो जाए और बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम के अनुसार अपन इसको पूरा कर लें, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है। अब बजट की पूर्व संध्या पे, बजट आने की पूर्व संध्या पे मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब आप शायद जब तक देखोगे तो बजट के कुछ जो है अंश आ चुके होंगे। देखते हैं कैसा बजट आए। उम्मीद यही है कि युवाओं के लिए वैकेंसी जरूर आए, क्योंकि एक अकाल जो पड़ा हुआ है, मैंने बताया था एक वीडियो में, वो जो है अब रीतना चाहिए, अब वैकेंसी आनी चाहिए। एक और चीज, 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक होते हैं धैर्य वाले, एक होते हैं अधीर। एक होते हैं धैर्य वाले, उन्हें पता होता है, जैसे अपने यहाँ की क्लासेस की बात करूं, उन्हें पता होता है कि सर जो कर रहे हैं वो व्यवस्थित तरीके से, जब इतने समय से सही तरीके से कर रहे हैं तो अभी भी सही ही कर रहे होंगे। एक होते हैं अधीर, वो ये चाहते हैं सर ये टॉपिक नहीं, पहले वो पढ़ाना चाहिए था, सर वो टॉपिक हमारे उस एग्जाम में काम आएगा, पहले वो पढ़ाना चाहिए था, पहले वो कर लो, ये कर लो वो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ऐसे अधीर विद्यार्थी एक भी क्लास को शुरू से लगाकर अंत तक कंटिन्यू कतई नहीं देखते हैं। यदि अंत तक देखते होंगे और वो मुझे समझते हैं तो उन्हें ये कहने की आवश्यकता तक नहीं पड़ती है। तो यदि पहली वाली कैटेगरी वाले बनोगे, धैर्य वाले, जिन्हें पता है कि जब बिना कहे जो चीजें हो रही है तो उसमें कहने से भी माथे फोड़ने की मतलब नहीं रहे कौन। ठीक है, बढ़िया तरीके में पढ़ो, जो जैसे पढ़ाना है वैसे ही पढ़ाऊंगा मैं, फालतू कहने की मतलब नहीं है ना। पढ़ो बढ़िया तरीके और व्यवस्थित तरीके से पढ़ो, सवाल बनते हैं और बनेंगे। ठीक है, जहां से जैसे बनते हैं, जो जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ा रहा हूं। करें शुरू इस क्लास को। चलिए, मैंने वैसे ये पर्यटन वाला बहुत व्यवस्थित तरीके से बना के आप लोगों को फैक्ट भी उपलब्ध करवाया था और इसके माध्यम से अपन पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया कंटेंट इसमें उपलब्ध करवाया था। अभी मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा कर लेता हूं बड़ा। ठीक है, पहले है ना, बड़ा करने से पहले जो है आप ये लोगो देख लो, क्योंकि लोगो से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले यदि आप देखोगे ना, तो इससे पहले जो है जाने क्या दिख जाए वाला लोगो था, जिसमें 2 ऊंट जो है पीठ सटाए बैठे थे और गबरीली मूछें, वो पहले था। अब लोगों की हिस्ट्री भी मैंने इस फैक्ट में शामिल की है, वो भी आप लोगों को बता दूंगा मैं। और अब जो है वो लोगो ये है। ठीक है, लोगो से संबंधित प्रश्न बहुत पूछा जाता है। एक तो लोगो और एक पंचवाक्य, दोनों ही अलग चीजें हैं और दोनों को ही ध्यान से समझना है। अब जैसे जहां जहां आपका ध्यान ले जाऊं, जहां जहां जो चीज समझाऊं उसको वैसे ही समझना। मोबाइल की स्क्रीन को करो आडी और चैट बॉक्स यानी कि चैट में कौन क्या कह रहा है वो नहीं दिखना चाहिए आपको। तब आपका ध्यान केंद्रित होगा, तब आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ जाओगे और तभी आप लोग सीख पाओगे, और सीखना बहुत जरूरी है। तो अब मैं कर लेता हूं इसको बड़ा, ताकि आप लोग जो है कंटेंट पे फोकस कर पाओ, है ना। चलिए, बराबर दिख रहा है? अरे वाह, शाबाश, यहां दिखना चाहिए। ठीक है, जने बिल्कुल ही फोकस हुआ। देखो, ये पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। सवाल कहां कहां से कैसे कैसे बनते हैं सुन लो। सवाल बनते हैं पर्यटन की बेसिक जानकारी से, कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा कौन सी समिति से दिया, कब दिया। ठीक है, ये निर्धूम उद्योग कहलाता है, जिसमें धुआं नहीं है। उद्योग है तो उद्योग में वैसे आमतौर पे देखोगे आप तो धुआं होता है, धुआं होता है ना, लेकिन ये निर्धूम उद्योग है क्योंकि इसमें कोई धुआं नहीं है, लेकिन इसको उद्योग का दर्जा दिया गया है। मोहम्मद यूनुस समिति, अभी अपन पढ़ेंगे, उद्योग का दर्जा दिया है। दूसरा पूछा जाता है पर्यटन दिवस। ठीक है, तीसरा जो प्रश्न पूछा जाता है लोगों से संबंधित, पर्यटन के लोगों से संबंधित। चौथा जो फिर टाइप पूछेंगे हेरिटेज होटलों से संबंधित। पांचवा जो पूछते हैं पैनोरमा से संबंधित। ठीक है, इसके अलावा फिर जो है दुर्गों से संबंधित, जिसमें इसमें यूनेस्को अवार्ड जो है वो किस किस को दिया गया है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है। उसके बाद में पर्यटन स्थलों से संबंधित और उसके बाद में महोत्सव।
ये तरीका है एग्जामिनर का प्रश्न पूछने का, मतलब इन चीजों से प्रश्न पर्यटन में बनते हैं। एक रूपरेखा मैंने आप लोगों को बताई है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, पेन की सिलेक्ट करूं जो ध्यान दिख जाए ब्राउन कलर के माने, ठीक है। देखो सिलेक्ट करने, देखा क्या दिखे, ठीक दिखे, ओके। देखो, पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई है? 1955 और जयपुर में की गई थी, ठीक है, जयपुर में की गई थी। अब जयपुर क्योंकि नवीनतम शहर था, इसको राजधानी बनाया गया, तो फिर ज्यादातर यदि आप मुख्यालय वगैरह स्थापना देखोगे तो जयपुर पढ़ने में आता है। पर्यटन विभाग की स्थापना, ये तो देखो शब्द क्या है, निदेशालय, और ये क्या है, विभाग की स्थापना 1956 जयपुर। अब निदेशालय और विभाग में 1 साल का अंतर है, लेकिन यहां पे पढ़ने में यदि ये दोनों चीजें साथ में नहीं पढ़ी तो अपना ध्यान भंग हो जाता है कि कौन सा कैसे है। ये चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब दोनों साथ में पढ़ ली तो आप लोगों के समस्या नहीं आएगी। फिर देखो, तीसरा फैक्ट है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जिसे आरटीडीसी के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना कब हुई? 1978 में। लेकिन आप लोग देखते हो कि कई पुस्तकों के अंदर 1978 नहीं देखे, 1979 दिया हुआ होता है, तो विद्यार्थी फिर गच्चा खाता है कि ये वाला कैसे हुआ, 1978 है या 79। तो देखो यहां पे ध्यान ये देना है कि स्थापना तो 1978 में ही है, लेकिन यहां पे यदि आप देखो कि कार्य प्रारंभ कब किया है तो 1 अप्रैल 1979। तो कार्य ज्यादातर जब 1 साल के अंतर वाली कोई चीजों में आता है ना कि भाई इसकी स्थापना ये है, तो वहां पे ये होता है स्थापना हो गई, कार्य प्रारंभ जो विधिवत तरीके से अगले साल कर लिया जाता है, तब आप लोगों को ध्यान रखना है 1979 में इसने कार्य प्रारंभ किया था, ठीक है। स्थापना 1978 के अंदर ही है, ठीक है। अब देखो मुख्यालय कहां? जयपुर, कोई समस्या नहीं। समिति कांता ठाकुर समिति, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, यदि इंपॉर्टेंट इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये यूनिक है और आज दिन तक एग्जामिनर का ध्यान इस पे कम गया है, और अब यदि बनता है तो आप लोगों ने जिसने क्लास अटेंड की है उनके सबके सही होगा, लेकिन ये बहुत कम विद्यार्थियों के सही होगा क्योंकि इस पे ध्यान बहुत कम जाता है। और कांता ठाकुर समिति जो है उसका ध्यान रखना है अपने को, आरटीडीसी से रिलेटेड, क्योंकि मोहम्मद यूनिस समिति सभी को याद है, सभी पढ़ते हैं इसको, लेकिन कांता ठाकुर जी ने भूल जिया करे, और कांता ठाकुर जी याद रख लियो तो ठाकुर जी की जय बोल दो और ये आपके सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो राजस्थान में पर्यटन नीतियां, यहां से भी प्रश्न बहुत बनते हैं और ये भी फेवरेट विषय रहा है एग्जामिनर का, ठीक है। ये मतलब पर्यटन की पूरी क्लास ही इंपॉर्टेंट ही, वैसे जीडी पे आने वाली सारी क्लास ही इंपॉर्टेंट ही है, मिस करनी नहीं है। तो देखो पहले पर्यटन नीति पूछे तो 27 सितंबर 2001, वैसे तो पूछा जाता है सन, तो पहले तो आप लोगों को सन ध्यान रखना है। और पर्यटन दिवस जो है, विश्व पर्यटन दिवस सितंबर में आता है, तो दोनों के अंदर आप लोगों को नवीन पूछेंगे, उसमें भी सितंबर याद रखना है और पहली में भी सितंबर याद रखना है। अब पहली तो 27 सितंबर को ही है तो कोई समस्या नहीं, 2001 याद रख लेना, पहली पूछी है यानी कि 1 के अंदर है ना। और फिर पूछेंगे कि नवीनतम पर्यटन नीति, तो नवीनतम यानी कि नवीनतम, नव, ठीक है, नवीनतम, तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? 9 सितंबर, ठीक है। क्या ध्यान रखोगे? 9 सितंबर, 9 से आप लोगों को महीना भी याद रहेगा और आप लोग डेट भी याद रख लोगे। और 2020 के अंदर नवीनतम कब है? 2020, तो यहां से ये चीज हो गई याद, रटने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी। पहली पूछे 1 नंबर की तो वो 1 में ही है, सितंबर महीने में है, 27 तारीख है। यदि नवीनतम पूछते तो नव तो आ ही गया ना अंदर, तो 9 आ गया तो 9 सितंबर 2020, 2020, ठीक है। चलिए इसके बाद में अपन पढ़ते हैं पर्यटन को उद्योग का दर्जा, यहां पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, किस समिति की सिफारिश पर दिया गया, दोनों चीजें पूछी जाती है, ठीक है। तो देखो पर्यटन को नवीनतम मतलब उद्योग का दर्जा जो है 1989 में दिया गया है। यदि तारीख भी पूछ ले तो ध्यान रखना 4 मार्च, और दिया कौन सी समिति से है, यदि आप लोगों को समिति पूछते हैं तो मोहम्मद यूनुस समिति, मोहम्मद यूनुस समिति। कांता ठाकुर समिति जो है वो ऊपर आप लोगों को आरटीडीसी से ध्यान रखना है। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोहम्मद यूनुस समिति वाला सवाल बहुत बार पूछा गया। अब क्या लगता है सामान्य सवाल है, हो जाएगा सही, लेकिन ये सवाल यदि गलत हो जाता है तो आप फिर बैक आना शुरू कर देते हो। ऐसे सवाल गलत होते हैं
तो आप बैक आना शुरू कर लेते हो, क्योंकि ऐसे सवाल बाकियों के सही होते हैं। मान लो एक बार कांता ठाकुर वाला आप गलत करके आ भी गए तो भी आप लोग बैक नहीं आओगे, क्योंकि ये बहुत कम जनों के सही होगा, ये बहुत ज्यादा लोगों के सही होगा और आपके गलत हुआ तो आप बैक आओगे। इसलिए हर एक चीज की महत्ता समझनी बहुत जरूरी है। देखो, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान जो है भारत का पहला राज्य है, इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फैक्ट हमने दिया था आप लोगों को, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा फैक्ट को, ठीक है, आप लोगों ने याद भी किया होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। मतलब इसकी जितनी जो डिटेल निकलती है वो भी मैंने आप लोगों को बता दी, और चीजें जो है याद करवाना मेन मोटो है। यहां से यदि देखोगे तो ये नीतियां जो है आप लोगों को याद होगी। ठाकुर जी की जय बोली है तो ठाकुर जी की अपने कांता ठाकुर भी आप लोगों को याद हो गया है पर्यटन से संबंधित समितियों में। और दो समितियां तो ध्यान रखनी, एक तो मोहम्मद यूनुस, एक कांता ठाकुर। तो यहां तक का मैटर क्लियर। अब आते हैं अपन इस मैटर पे। देखो, पर्यटन का लोगो, ठीक है। अब देखो 1978 के अंदर लोगो क्या था, ढोला मारो, ठीक है। 1993 के अंदर लोगो बनाया गया पधारो मारे देश। अब वर्तमान में भी पधारो मारे देश है, अभी अपन ने देखा था। 2008 के अंदर कलरफुल राजस्थान लोगो बनाया गया। 15 जनवरी 2016 को जाने क्या दिख जाए, 2 ऊंट पीठ सटाए हुए और गबरीली मूछे और 2 ऊपर चेल उड़ती हुई, ये लोगो था, ठीक है। 30 जनवरी 2019 को पधारो मारे देश बनाया गया, वर्तमान में भी यही है। तो पूछा क्या जाएगा, ये पूछा जाएगा, ठीक है। और ये रह गई आप लोगों के लोगों की हिस्ट्री, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि कब कब बदलाव हुआ, नहीं तो कंफ्यूजन होता है क्या, नहीं अभी तो वो होगा, तो कब कब बदलाव हुआ वो यहां से आप लोगों के स्पष्ट हो जाएगा ना, यहां से स्पष्ट हो गया। और ये चीज जो है अब ध्यान रखना है। अब आप लोगों के दिमाग में आता है कि नहीं सर, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, ये हमें तो ध्यान है कि ये लोगो है, ये लोगो नहीं, ये पंचवाक्य है। क्या है, पंचवाक्य। राजस्थान पर्यटन विभाग का पंचवाक्य या स्लोगन क्या है, तब आप लोगों को ध्यान रखना है, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया ये है, इसका मतलब होता है भारत का अतुल्य राज्य, जो 31 जनवरी 2019 को बनाया गया है। तो यहां से ये चीज क्लियर। देखो, लोगो हो गया और स्लोगन यानी पंचवाक्य, और ये लोगों की हिस्ट्री हो गई, यानी कि आप लोगों को अब कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। अब देखो, पर्यटन के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो होता है वो पाटा पुरस्कार होता है, और शुरुआत इसकी हुई 1985 में। राजस्थान को मिला ये 2010 के अंदर, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर ये देखो, पर्यटन को निर्धूम उद्योग के उपनाम से भी जाना जाता है, जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में ही बता दिया। इसको क्या कहा जाता है, निर्धूम उद्योग, यानी कि जिस उद्योग में धुआं नहीं निकलता, ठीक है, धुआं नहीं निकलता। इसके अलावा फिर पर्यटन दिवस, तो विश्व पर्यटन दिवस तो है 27 सितंबर, लेकिन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस अलग है। कईयों के दिमाग में यही होगा कि 27 सितंबर जो है अपना राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय नहीं विश्व यानी अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस अपने क्या है 27, अपने को ध्यान क्या रखना है, 27 सितंबर करें, यहां दिसंबर आ गया है, सितंबर ध्यान रखना है, ठीक है। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वो आप लोगों के 25 जनवरी है। क्या है, 25 जनवरी, राष्ट्रीय वाला 25 जनवरी है, ठीक है। चलिए, तो मेरा भी ध्यान चला गया यहाँ पे, तो हाथों हाथ चीज हो गई। चलिए अब लीजिए आप भैया स्क्रीनशॉट, अब लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिया। अब आते हैं आगे। अब देखो, विश्व पर्यटन दिवस जिस दिन आया था उस दिन आप लोगों को एक और स्पेशल फैक्ट बना के दिया था। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस होता है, वो दिसंबर मिस टाइप था, उसको सही कर लेना, ठीक है। अब देखो, ये जो आया था इस दिन आप लोगों को स्पेशल फैक्ट बना के दिया, और इसमें इस फैक्ट में क्या ध्यान देना होता है, मुख्य तौर पर ध्यान देना होता है थीम, ठीक है, थीम ध्यान देनी होती है। अब जैसे 2024 वाला आएगा तब भी आप लोगों को इसका फैक्ट बना के दिया जाएगा, तो ये चीजें फैक्ट वाली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती। कल नीरू यादव वाला फैक्ट बना के दिया आप लोगों को, उसमें से यदि नीरू यादव से संबंधित सवाल पूछते हैं एक भी बार नहीं जाएगा। और मैं तो एडा टीचर आ गया, थान मिल गया, जिनको मतलब जो सवाल बने गुड़ हजार ही सारी बातें ले आ जावा, और तो थान के जैसे बताओ
आप लोगों को मतलब पर्यटन से संबंधित भी मैं स्थान भी बताऊंगा जहां जहां जाकर जानकारी जुटाकर आप लोगों को दे देते हैं। इससे ज्यादा ऑथेंटिक और ऑफिशियल जानकारी क्या होगी, आप लोगों को जान के खुशी होगी कि नीरू यादव का फैक्ट जब बनाया तो मैंने खुद उन्हें ही ये फैक्ट भेजा और उन्होंने जो है एक संशोधन उसमें से बताया था, वो करेक्ट होके फिर आप लोगों को प्रोवाइड करवाया। यानी कि इससे ज्यादा ऑथेंटिकेशन क्या हो सकता है, जिससे संबंधित फैक्ट है, जिससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न बनता है, उसी से संबंधित उनसे संपर्क करके ही देखो मिले, बहुत अच्छी तरीके से बातचीत हुई, जान पहचान हुई और उसके बाद में उन्होंने भी आप लोगों के लिए संदेश भेजा है, जो मैं अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, एक दो दिन में मुझे जैसे ही समय मिलेगा तो उन्होंने छोटी सी बाइटिंग क्लिप दी है आप लोगों के लिए, वो मैं आप लोगों को साझा कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपन इसकी ओर। देखो विश्व पर्यटन दिवस कब है, 27 सितंबर को है। 27 सितंबर 1980 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। पहली बार कब, 1980। 27 सितंबर 1970 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का कानून स्वीकार किया गया, इसलिए 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस कानून की स्वीकृति के कारण ये वाली डेट जो है वो फिक्स की गई। विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम क्या थी, जब थीम की बात आती है तब आप लोगों को यह ध्यान रखना होता है, पर्यटन और हरित निवेश। पर्यटन और हरित निवेश। अभी अपन ने एक फैक्ट आप लोगों को दिया था रामसर साइट वाला, रामसर नम स्थल वाला दिया था। अभी कौन सा एग्जाम हुआ था, आरपीएससी का ही कोई एग्जाम था, अभी 2-4 दिन पहले की बात है। उसके अंदर ऐसे कैसे उसकी थीम पूछी गई और अपन ने स्पेशली आप लोगों को फैक्ट में प्रोवाइड करवा दी थी पहले। तो इन फैक्ट्स को कभी भी हल्के में मत लेना, ये सीधे सीधे प्रश्न आप लोगों को देने वाले फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये थीम जो है पर्यटन और हरित निवेश, ये इंपॉर्टेंट है इसमें से। विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1946 में। ठीक है, मुख्यालय कहां, मैड्रिड स्पेन में। महासचिव जुराब पोलोलिकाश्विली, देखो कैसा नाम है, पोलोलिकाश्विली। सदस्य 160 है। ठीक है, और 6 सहयोगी सदस्य है इसके अंदर। हालांकि ये चीजें आपकी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, आपको राजस्थान से संबंधित इसमें ये चीज नहीं पूछी जाएगी। नोट करके लिखा है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाने की शुरुआत 1948 से हुई। ठीक है, यही चीज 25 जनवरी बताया ना आगे वाले में, हाँ 25 जनवरी, और ये 27 सितंबर। ठीक है, ओके, तो ये भी साथ साथ में आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। इसमें मेन चीज जो है वो थीम है। ठीक है, थीम याद रखना, बाकी इसकी पूरी हिस्ट्री है कि ये कब मनाया गया, क्यों मनाया जाता है, ये सारी चीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भैया अपन हेरिटेज होटलों पर। ठीक है, अब हेरिटेज यानी क्या होती है, यानी कि पुरानी होती है। अब ऐसी कोई इमारत जो अपना एक अलग अस्तित्व रखती है, पुरानी है, इनके भी मतलब क्राइटेरिया होता है इनका कि भैया इतने साल पुरानी होनी चाहिए, है ना, इसकी अवस्था भी ठीक होनी चाहिए, जर्जर अवस्था नहीं होनी चाहिए, ये किसी न किसी मतलब राजमहल के रूप में या हवेली के रूप में या किसी तरीके से ये काम में ली गई हो, ऐसी बहुत सारी इसकी मतलब क्राइटेरिया होता है। उसके बाद में इसे हेरिटेज का दर्जा दिया जाता है, यानी विरासत है भाई। हेरिटेज मतलब क्या है, विरासत। तो हेरिटेज होटलें अब अपन पढ़ लेते हैं। इसमें ज्यादातर आप लोगों को स्थान पूछते हैं हेरिटेज होटल का। ठीक है, और या फिर पूछेंगे तो पहली पूछ लेंगे, तो पहली अ से ही आती है। पहला अक्षर कौन सा, वर्णमाला का अ। तो पहली आप लोगों के ध्यान रखना है अजीत भवन। कहां है, जोधपुर। राजस्थान की पहली हेरिटेज होटल है। और आप लोगों को बताऊं, अभी जो अपने जोधपुर में मैं जिस इवेंट में गया था, बॉलीवुड स्टार्स वगैरह आए थे सब, वहां पे वो जितने स्टार वगैरह आए थे ना, ईशा देओल, राहुल देव वगैरह, उनको इसी होटल में रुकाया गया था। अजीत भवन के अंदर ही रुकाया गया था, हेरिटेज होटल है ये, इसके अंदर ही वहां पे इनको रुकवाया गया था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, शिव निवास पैलेस कहां है, उदयपुर में। राजमहल कहां है, जयपुर के अंदर। रामगढ़ लॉज कहां है, जयपुर। सामुद हवेली कहां है, जयपुर। तो ये जयपुर वाली अभी और भी आएगी जयपुर के आगे। सरिस्का पैलेस कहां है, अलवर के अंदर। एक रेड डैन होटल है यहाँ पे, ठीक है, वो भी ध्यान रखना। भरतपुर पैलेस कहां है, माउंट आबू। कौशल बीजापुर कहां है, चित्तौड़गढ़। होटल विशाद पैलेस कहां है, जयपुर। शिकारबाड़ी कहां है, उदयपुर। भंवर निवास कहां है, बीकानेर। पुष्कर पैलेस कहां है, पुष्कर। और पुष्कर कहां है, अजमेर। ठीक है, मतलब इनके स्थान आप लोगों को ध्यान में रखने हैं हेरिटेज होटलों के। सामोद पैलेस कहां है, जयपुर। अच्छा, सामोद पैलेस यहाँ पे भी आया गया, सामोद हवेली आया है। ठीक है, सामोद पैलेस भी। रोहितगढ़ पैलेस कहां है, पाली।
ये वही रोहित है जहां पे प्रसिद्ध ओम बना का मंदिर है, बुलेट वाले बाबा जी ने कहा जाता है, वही रोहितगढ़ पैलेस है, ये भी हेरिटेज होटल है। ठीक है, लालगढ़ पैलेस कहाँ है? बीकानेर। खींवसर पैलेस नागौर के अंदर, और खींवसर पैलेस भी भैया बहुत तगड़ी होटल है, मतलब खींवसर पैलेस भी ये देखोगे 5 स्टार सुविधा तो है ही, साथ ही साथ वहां पे प्राकृतिक चीजें यानी कि तालाब वगैरह बना रखा है, झोपड़ियां बना रखी है, प्राकृतिक रेगिस्तानी माहौल वगैरह, वो सब खींवसर पैलेस के अंदर। मैंने भी एक कोई फ्रेंड गया था तो उनका वीडियो देखा, मैं कहा वास्तव में यार गजब चीज है। सवाई माधोपुर लॉज कहाँ है? सवाई माधोपुर। मंडावा कौशल कहाँ है? झुंझुनू। निमराना पैलेस कहाँ है? कोटपुतली बहरोड। पहले ये अलवर में आती थी, अब चलेगी कोटपुतली बहरोड में। करनी भवन कहाँ है? जोधपुर। काठरिया पैलेस राजसमंद। फतेह प्रकाश पैलेस उदयपुर। फोर्ट चनावा लूणी। ठीक है, होटल डेरा डूंडलोद झुंझुनू। डूंडलोद के अंदर एक गर्दभ अभ्यारण्य भी है, वो भी ध्यान रखना है। तो ये हेरिटेज होटलों से संबंधित जानकारी भी आपको याद कर लेनी है, सभी एक जगह आपको मिल गई है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये फैक्ट नंबर 274 दिया था, यानी कि फैक्ट वाली जो बुक है उसके अंदर ये फैक्ट आपको नहीं मिला है, लेकिन एक फैक्ट वाली बुक का वॉल्यूम 2 जब आएगा, यानी कि अभी जो मिला है आप लोगों को फैक्ट वाली बुक, वो आप लोगों को मिली है 1 से 250 तक। क्या जीजीडी फैक्ट्स की 1 से 250 तक का संकलन हमने आप लोगों को बिल्कुल रंगीन प्रिंट के साथ में मार्केट में उपलब्ध करवा दिया है। और अब नेक्स्ट वॉल्यूम जो आएगा वो आएगा 251 से लगा के 500 तक। ठीक है, ये आएगा वॉल्यूम 2। ये कब आएगा? जब 500 फैक्ट आप लोगों को टेलीग्राम पे एक एक करके मिल जाएंगे सारे, उसके बाद में इसे जो है आप लोगों को सुविधा के रूप में, पुस्तक के रूप में भी दे दिया जाएगा वॉल्यूम 2 के रूप में। और ये जो है रेयर कलेक्शन है, हर स्टूडेंट लगभग राजस्थान का इसे पढ़ रहा है, कई जनों को तो अभी तक मिली नहीं है आउट ऑफ स्टॉक होने के कारण, लेकिन अब मिल जाएगी। ठीक है, अब जो है स्टॉक पर्याप्त होने लग गया है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। अब है पैनोरमा। अब देखो पैनोरमा कहते हैं, इनके जना दिमाग में आ जाके गाइड है, किताब है। अरे भैया पैनोरमा वो किताब का नाम तो बाद में रखा गया है, ठीक है, प्रकाशन का नाम तो बाद में रखा गया है। पैनोरमा का मतलब होता है स्मारक। क्या होता है? किसी न किसी व्यक्ति की स्मृति में बनाया हुआ स्मारक है, वो पैनोरमा उसको कहा जाता है। सामान्य तौर पे ऐसे समझना है। ठीक है, अब यानी कि उस क्षेत्र विशेष से संबंधित कोई व्यक्तित्व रहा है, जिन्होंने इतिहास में कोई ऐसा काम किया है, इनसे संबंधित चीज है, वो पैनोरमा है। ठीक है, अभी नवीनतम पैनोरमा भजनलाल सरकार ने और घोषित किए हैं, वो इसके नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा आपको, और वो भी अपन ने जीजीडी फैक्ट के माध्यम से आप लोगों को वो भी अपडेट दे दी है, वो भी अपन कवर करेंगे इसी क्लास में। चलिए, तो ये पैनोरमा जो है नजर मार लेते हैं। इसमें कुछ ज्यादा मतलब आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना, इसमें वो व्यक्ति उस क्षेत्र का रहा है, उसका पैनोरमा वहां पे मिलेगा। आप लोग ज्यादातर को पता ही होता है कि ये व्यक्ति कौन से क्षेत्र से संबंधित है, उसका पैनोरमा वहां मिलेगा, लेकिन फिर भी अपन इसको देख लेते हैं एक बार। देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय संग्रहालय, ये कहाँ है? दानक्या, और दानक्या आ गया वर्तमान में जयपुर ग्रामीण। श्री करनी माता पैनोरमा, अब देखो करनी माता मंदिर कहाँ है? देशनोक, तो ये बीकानेर के अंदर है। सुगाली माता पैनोरमा, अब सुगाली माता का मंदिर कहाँ? 1857 की क्रांति की देवी आहुआ, तो ये आहुआ पाली के अंदर। गुरु जंबेश्वर पैनोरमा, ये कहाँ? पीपासर नागौर के अंदर। लोक देवता तेजाजी पैनोरमा कहाँ? खड़नाल नागौर के अंदर। संत सुंदरदास पैनोरमा कहाँ है? दौसा के अंदर, है ना, सुंदरदास जी का संबंध वहां से रहा है। लोक देवता रामदेव पैनोरमा कहाँ है? जैसलमेर रूणीचा रामदेवरा के अंदर। संत पीपा जी का पैनोरमा कहाँ? झालावाड़ के अंदर, गागरोन दुर्ग। ठीक है, संत रैदास पैनोरमा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। पाबू जी का पैनोरमा कोलूमंड, जो अब वर्तमान में फलोदी में आ गया है। नागरीदास जी का पैनोरमा, नागरीदास का संबंध कहां से था? किशनगढ़ से, तो किशनगढ़ अजमेर में। यानी कि ये याद करने आप लोगों के लिए बहुत आसान है। अपन इतिहास पढ़ के आए, कला संस्कृति पढ़ के आए, तो अपने इन व्यक्तित्व से संबंधित स्थान पढ़े हैं, तो आप लोगों को बस वहां पे ही दिमाग लगाना है। संत मावजी का पैनोरमा कहाँ है? डूंगरपुर, सावला डूंगरपुर से संबंधित थे। धन्ना तख्त पैनोरमा धुआं कला टोंक के अंदर। हाडोती पैनोरमा, ये कहाँ है? बारा के अंदर। कालीबाई पैनोरमा, अब आपके दिमाग में सीधा आता है कालीबाई कहां से थी? डूंगरपुर से थी, डूंगरपुर के अंदर। स्वतंत्रता संग्राम पैनोरमा अहुआ पाली के अंदर, स्वतंत्रता से संबंधित विजय स्तंभ भी बना हुआ है। शौर्य उद्यान या वॉर मेमोरियल, ये आप लोगों के झुंझुनू के अंदर बना हुआ है। पन्ना धाय पैनोरमा कमेरी राजसमंद के अंदर, ये प्रश्न बना भी था। अलीबख्श पैनोरमा मुंडावर के अंदर है। मुंडावर वर्तमान में चला गया खैरथल तिजारा, पहले अपन पढ़ते थे इसे अलवर में ही।
हसन खां मेवाती पैनोरमा अलवर से संबंधित है। बप्पा रावल का पैनोरमा कहां है? उदयपुर के अंदर। महाकवि माघ और गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का पैनोरमा, अब जिसने थोड़ा भी ढंग से पढ़ा है उनको पता है इनका संबंध भीनमाल से रहा है, तो ये भीनमाल जालोर के अंदर। और महाराणा राज सिंह पैनोरमा तो राजसमंद के अंदर। मेरे को नहीं लगता कि इसमें से आप लोगों को कहीं भी दिमाग पे जोर लगाने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि अपन उनसे संबंधित स्थान पहले से जानते ही है ना। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं भजनलाल सरकार द्वारा, नवीनतम सरकार द्वारा जो पैनोरमा घोषित किए गए हैं उन्हें भी देख लेते हैं, क्योंकि नवीनतम से प्रश्न बनने के चांस ज्यादा है। हाँ देखो, ये नवीनतम पैनोरमा का अपना फैक्ट नंबर था 310। ठीक है, अभी तो अपने फैक्ट की भी एनिवर्सरी आने वाली है, जीजीडी फैक्ट की भी 365वां फैक्ट आने वाला बहुत जल्द, तो इसकी एनिवर्सरी आ रही है। यानी कि एक बहुत बड़ी मतलब सुकून मिलता है कि जो चीज हमने एक मुहिम के तौर पे शुरू की उसे हम कंटिन्यू लेकर आ रहे हैं। जब ऐसी चीज शुरू करते हैं चुनौतियां बहुत सारी आती है, लेकिन वो चीज व्यवस्थित तरीके से होती, खुशी बहुत मिलती है। ठीक है, और मेरे से ज्यादा खुशी स्टूडेंट को मिलती है, क्योंकि फायदा तो उन्हें सीधा सीधा। तो देखो 15 मार्च 2024 को घोषित हुए हैं। कब हुए? 15 मार्च 2024 को प्रमुख पैनोरमा घोषित किए। पहले यहां पे ये चीज पढ़ लेते अपन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन 12 स्थानों पर पैनोरमा स्मारक बनाने की घोषणा की, और ये स्लाइड इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि यहां वर्तमान सरकार से संबंधित बात आ गई है। श्री ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग, स्वातंत्र वीर संग्रहालय जयपुर और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में गांवों के योगदान की स्मृति में स्वातंत्र्य गांव स्मारक का निर्माण कराया जाएगा। और निर्माता कौन होगा? राजस्थान धरोहर प्राधिकरण। ये स्पेशल फैक्ट आप लोगों को दिया गया है। और इसके साथ ही बता दूं, यहाँ ब्रज 84 कोस जब नाम आ गया है तो आप लोगों को इससे संबंधित एक और चीज नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं। अब देखो ये पैनोरमा ये पढ़ लेते हैं पहले। महावीर जी का पैनोरमा श्री महावीर जी करौली के अंदर ही। जैन मुनि विद्यासागर जी का पैनोरमा अजमेर में बनेगा। ठीक है, श्री भक्त शिरोमणि करमबाई का पैनोरमा कालवा गांव डीडवाना कुचामन के अंदर बनेगा। श्री जसनाथ जी का पैनोरमा कतरियासर बीकानेर के अंदर बनेगा। श्री खेमा बाबा का पैनोरमा बायतू के अंदर बनेगा। कहां बनेगा? बायतू बालोतरा। श्री भामाशाह पैनोरमा ये बनेगा आप लोगों के चित्तौड़गढ़ के अंदर। राव चंद्रसेन पैनोरमा ये बनेगा जोधपुर के अंदर। गोकुला जाट पैनोरमा ये बनेगा भरतपुर में। और जैसलमेर पैनोरमा ये बनेगा जैसलमेर में। और मैं आप लोगों को बढ़िया मतलब विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नवीनतम पैनोरमा से संबंधित प्रश्न यदि बना, आप गलत नहीं करोगे, और बनने के पूरे पूरे चांस है। पूरे चांस इसलिए क्योंकि नवीनतम पैनोरमा वाले प्रश्न बनते हैं। एग्जाम जो देते हैं या जो पढ़ाते हैं उनके अनुभव से पूछना उन्हें कि ये प्रश्न बनते हैं या नहीं बनते। ये बनते हैं, इसलिए आप लोगों को विशेष ध्यान देना है इस पे। चाहे पिछले वाले स्लाइड पे बताए हुए में से कुछ याद नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, ये जरूर याद रख लें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्यटन। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, पशु परिचर मॉडल पेपर अब ये ऑफर निकल चुका है क्योंकि ये एनरोल हो चुके हैं। जिस किसी को ज्वाइन करनी हो तो अभी भी सोल्ड आउट नहीं हुई है। और अब इसकी जो प्राइस है वो ये है 5 रुपए पर टेस्ट लगभग आप लोगों को पड़ रही है। जिसको भी ज्वाइन करनी है फटाफट कर लेना, क्योंकि अब जो है बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाएगी। एग्जाम की डेट पास में आने वाली है। हाँ, अब आप लोगों को मैंने कहा एक और चीज ब्रज की बात आई है तो फिर ब्रज से संबंधित बताए एक चीज। पुंछरी का लोठा ये मंदिर जो है ये आप लोगों के अभी जो है सुजस के अंदर अभी जो अंक आया उसमें बना है। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे तीनों जगह पे ये अपडेट दी है, तो आप लोग अपडेट है तो बढ़िया। और मैं खुद यहां गया हूं, गोवर्धन परिक्रमा जब लगाते तो यहां से परिक्रमा शुरू मानी जाती है। मैं खुद गया हूं, जब ये प्रश्न बना फिर मैंने अपने पुरानी गैलरी टटोली में कि यहां तो मैं जाके आया हूं, तो क्यों ना इसको व्यवस्थित तरीके से याद करवाया जाए। याद कर लेना भैया, सुजस में आया प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो ये पुंछरी का लोटा मंदिर है। चलिए इस डिटेल को इसी को मैंने जो है बड़ा करके यहाँ पे ले लिया है ताकि अपन यहाँ पे एक बार और अच्छी तरीके से पढ़ लें। काफी सारे स्टूडेंट अपने यहाँ के जब ये चीज डाली थी तो काफी सारे कमेंट आए थे, सर हम यहीं से हैं, यहाँ से हैं, यहाँ से हैं। अच्छा लगता है। चलिए देखो पुंछरी का लोटा। गिरिराज जी यानी गोवर्धन जी की 21 किलोमीटर की परिक्रमा में श्रद्धालु नंगे पैर चलते हैं। परिक्रमा मार्ग का कुछ हिस्सा राजस्थान के भरतपुर यानी नवगठित डीग जिले के अंदर, अब सुजस में भी नवगठित जिलों के अनुसार अपडेट आने लगी, डीग जिले में आता है।
इसमें पूंछरी का लोटा मंदिर पड़ता है। कहां पड़ता है? डीग के अंदर पड़ता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान के श्रद्धालु पूंछरी का लोटा से परिक्रमा स्टार्ट करते, प्रारंभ करते। गोवर्धन परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए जरूरी है कि वे पूंछरी का लोटा के दर्शन कर अपनी हाजिरी लगाए। इसके आसपास अनेक प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग के शिव, त्रेता के हनुमान और द्वापर के मधुमंगल और कलयुग के पूंछरी का लोटा है, ठीक है। ये बताया कि भाई सतयुग में शिव जी थे, त्रेता में हनुमान जी, द्वापर के मधुमंगल और कलयुग के पूंछरी का लोटा है। इन्हें श्री गिरिराज जी महाराज के चरण भी माना जाता है। कहीं से भी प्रश्न बने, अपने को मिस नहीं करना है। स्थानीय कहावत धन्य धन्य पूंछरी का लोटा, अन्न खाए न पानी पिए, पड़ी रहे सिलोटा में इनके स्वभाव का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार धन्यवाद है पूंछरी के लोटा को, जो अन्न भी नहीं खाते, जल भी नहीं पीते और शिला की तरह एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं। और ये जो आया है इसमें संकलन, वो हरिओम सिंह जी गुर्जर द्वारा, जो संयुक्त निदेशक है, उनका आलेख है और उन्होंने चित्र उपलब्ध करवाया है। और ये चित्र जो है ये मेरा है, हरिओम सिंह जी का नहीं है। और ये जो है पीछे आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो पूंछरी का लोटा नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ हमने भी परिक्रमा शुरू की तो यहाँ पे अपनी हाजिरी लगा के फिर ही शुरू की थी, और उसकी जो मान्यता है वो अब सुजस में भी आ गई। हो सकता है आने वाले समय में आप लोगों को एग्जाम में भी प्रश्न देखने को मिले, अपने को मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वैसे मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे ये उपलब्ध करवाया हुआ है, ठीक है ना, ये पूरा फैक्ट। चलो भाई, तो इसी के साथ भैया आज की क्लास हो गई पूरी। और जो फैक्ट वगैरह आप देख रहे हो, ये संकलन आप लोगों को इस किताब में 250 तक का बढ़िया तरीके से दिया है। हर स्टूडेंट की टेबल पर ये कलेक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि ये रेयर है। इसीलिए यहाँ पे लिखी हुई बात बिल्कुल सही है। ये बुक आपके पास नहीं तो समझो कुछ भी नहीं, क्योंकि इस पुस्तक को देखने पर ही आप लोगों को पता चलेगा कि ऐसा क्यों है, या जो पढ़ रहे हो उन्हें पूछ के देख सकते हो। आज की क्लास में साथियों इतना ही। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।